Today, good morning everyone. Today, we are going to continue with what we started in last lecture, that is the class 9 chapter 2 of history, the Russian Revolution. इससे पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप. अब इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि रशिया में रेवोल्यूशन कैसे होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थे, रशिया की सोसाइटी कैसी थी और रशिया में सोशलिज्म कैसे प्रिवेल करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो रशिया रेवोल्यूशन की बात करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी. 1914 में रशिया में रूल करते हैं ज़ार निकोलस II और उस टाइम पे रशिया की जो बाउंड्री होती थी, जो मॉडर्न डे में अगर आज की डेट से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा बड़ी थी, जिसके अंदर करंट की डेट का फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, लातविया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का काफ़ी पोर्शन इंक्लूड होता था. तो रशिया की जो सोसाइटी थी, वहाँ के जो लोग थे, वो अगर हम उनकी बात करें तो मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होते थे और वहाँ पे 85% लोग एग्रीकल्चर को एज अ लाइवलीहुड रखते थे. वेयर एज यूरोप में काफ़ी जगह पे रेवोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे था, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में. लेकिन रशिया की बात करते हैं तो रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ बहुत लिमिटेड लेवल पे थी, बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी. फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे इंडस्ट्रीज़ ही होती थी मेनली, और छोटी मोटी और इंडस्ट्रीज़. और जो वहाँ पे जो वर्कर्स होते थे वो भी भले ही ग्रुप्स में काम करते थे, डिवाइडेड थे अलग अलग जैसे इंडस्ट्री के हिसाब से, बट जो भी प्रॉब्लम फेस करते थे ऐसा नहीं देखा गया था कि वो लोग कभी स्ट्राइक करते थे. और अगर हम वहाँ के पीसेंट्स की बात करते हैं, वहाँ के फार्मर्स की बात करते हैं, तो अगर और उसको हम फ्रेंच सोसाइटी के या फ्रेंच पीजेंट से कंपेयर करते हैं तो दीज पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी. एक ये डिफरेंस था फ्रांस और रशिया के सोसाइटी के बीच में. बट जो एक मेन डिफरेंस था जो वहाँ पे पीजेंट लोग फॉलो करते थे, वहाँ की सोसाइटी फॉलो करती थी, वो ये था कि जो लैंड था वो कम्युनिटी, जो पीजेंट कम्युनिटी होती थी वो पूल करती थी और उसके कम्यून डिवाइड होता था. दैट मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि 10 पीजेंट्स हैं और उनके पास कलेक्टिवली 100 एकड़ ज़मीन है, तो ऐसा नहीं था कि सबके पास 10-10 एकड़ की ज़मीन होती थी. किसी के पास 5 एकड़ होगी, किसी का 15 होगी, किसी का 25 होगी, किसी के पास उससे भी कम होगी. तो हर बंदा अपने उस पोर्शन को इकट्ठा मनाता था, इकट्ठे खेती करते थे, और जो भी चीज़ आती थी या जो भी प्रॉफिट होते थे, जो भी इनकम होती थी, वो आपस में खुद ही वो डिवाइड कर लेते थे. तो ये एक प्लस पॉइंट था जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो लीडर्स थे, जो बाद में लीडर्स बनेंगे पार्टीज़ के, वो ये चीज़ समझते थे कि सोशलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट रशिया की सोसाइटी में पहले से ही प्रिवेल करता आ रहा है पीजेंट्स की फॉर्म में. तो इसको अब आगे चल के डिस्कस करते हैं. तो अब हम एक बार नज़र डालते हैं कि सोशलिज्म इन रशिया कैसा था कंपैरेटिव टू जो बाकी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो सोशलिज्म था. तो रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी टिल 1914. फिर भी छोटी मोटी पार्टीज़ बनी, वो भी अगर हम ये कहें कि एक अंडरग्राउंड तरीके से बनी. दैट वाज इन 1900 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी. ये लीगल नहीं थी, बट हाँ काफ़ी लोग एज एन एसोसिएशन इसके साथ ज्वाइन थे और इन्होंने कलेक्टिवली पीजेंट्स की राइट्स के लिए बहुत काम किया. और इनका ऐसा मानना था कि जो रेवोल्यूशन, ये सोशलिज्म जो है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो वर्कर्स के थ्रू नहीं बल्कि पीजेंट्स के थ्रू आएगा. और उसका रीज़न ये था कि पीजेंट्स जो थे वहाँ पे पहले से ही सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे. अपना कम्यून डिवाइड करने की जो हमने बात करी थी वो ये थी,
क्यों, और जैसे ही वो अपने सोशलिज्म को फॉलो करते थे या उस सिस्टम को एक तरीके से फॉलो करते थे, तो वहाँ के जो लीडर्स होते थे, जो पार्टी के लीडर थे, वो ये मानते थे कि रशिया के अंदर सोशलिज्म पहले से ही प्रिवेल करता है, बस हमें उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और वो डायरेक्शन के लिए पार्टी आगे काम करती है। बट जैसे कि पार्टीज़ के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अग्री नहीं कर पाता था, उसके अंदर भी एक ऐसी केस था जब व्लादिमीर लेनिन, जो पार्टी के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, वो ये मानते थे कि भले ही पीजेंट्स आपस में कम्यून को डिवाइड करके रहते हैं, लैंड को पूल करते हैं, बट वो इकट्ठे नहीं है, दे आर नॉट जस्ट वन सोशल ग्रुप, वो सारे इकट्ठे नहीं हैं। जैसे कि एक वर्कर हो सकता है, पीजेंट उस तरीके से इकट्ठे नहीं थे वहाँ पे, ऐसा लेनिन का मानना था। और इसी आइडियोलॉजी के डिफरेंस की वजह से जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी, वो डिवाइड होती है दो ग्रुप्स में, जिसमें से पहला ग्रुप बनता है बोल्शेविक, जिसके लीडर्स होते हैं लेनिन, और दूसरा ग्रुप होता है मेंशेविक्स का, जो कि एक लिबरल ग्रुप था, लिबरल माइंडसेट रखने वाली पार्टी थी, यह ग्रुप था। लेनिन का ये मानना था कि जो पार्टी होनी चाहिए वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, और उसके अंदर जो उसके मेंबर्स होंगे वो क्वालिटी मेंबर होने चाहिए, ताकि वो एक रशिया के जो करंट सिस्टम चल रहा है, जैसा कि सिस्टम ज़ार निकोलस चला रहे थे, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बन के उठे। वेयर एस जो मेंशेविक पार्टी के लोग थे, वो ये मानते थे कि पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबके लिए ओपन होनी चाहिए पार्टी, एक लिबरल माइंडसेट था, मैन वुमन जैसा कि एक जर्मनी के केस में भी था, हमने जैसा कि जर्मनी में भी माना गया था। तो 1900 के बाद जैसी ये पार्टी एक स्ट्रॉन्ग मोड़ लेती है, या इनका एक फैक्शन, इनकी एक आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग मोड़ लेती है, तो जो लिबरल लोग होते थे, जो लिबरल माइंडसेट को फॉलो करते थे, वो ये चाहते थे कि जो ज़ार की ऑटोक्रेसी है, जो ज़ार निकोलस जो वहाँ के किंग थे, जो उनकी ऑटोक्रेटिक रेजीम है वो ख़त्म किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए एक रेवोल्यूशन के थ्रू, जैसे कि एक सोशलिस्ट लोग फॉलो करते थे, स्पेशली आफ्टर कार्ल मार्क्स। बट ऐसा कोई इवेंट नहीं था टिल 1904 का, जब इवेंट होता है जब वहाँ पे रशिया में फ्रूट प्राइजेस, एसेंशियल गुड्स के प्राइजेस एकदम पीक कर जाते हैं, लोगों की इनकम कम होने लगती है, और कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स वगैरह यूनाइट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक इवेंट था पोटलीलोव आयरन वर्क्स में, जो एक इंडस्ट्री होती थी आयरन प्रोडक्शन की, वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया। इसको देखते हुए जब सारा सिनेरियो देखा गया, इनकम लेवल्स लोगों की कम हो गई थी, महंगाई ज़्यादा हो रही थी, तो सारे लोगों ने, सारे जो वर्कर्स होते थे उस टाइम पे, उन्होंने कलेक्टिवली सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है आज की डेट में भी, उस टाइम पे भी थी, एक स्ट्राइक कंडक्ट करते हैं। इस स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए, इस स्ट्राइक को देखते हुए या सप्रेस करने के लिए जो ज़ार निकोलस होते हैं, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और डिफरेंट तरीक़ों से उसको सप्रेस करने की कोशिश करी, जैसे कि लाठी चार्ज वगैरह, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो स्ट्राइक करते हुए लोगों में से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। अराउंड मोर देन 100 वर्कर्स वर किल्ड। और इस इवेंट को ब्लडी संडे का नाम दिया गया, क्योंकि ये संडे को हुआ था और यहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ। इस इवेंट के बाद ये देखा गया कि जो लोगों के अंदर आउटरेज था वो और पीक कर गया, लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो और पीक कर गया, और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड शुरू कर दी
इस स्ट्राइक को देखते हुए, इस डिमांड को देखते हुए, इस गुस्से को देखते हुए ज़ार ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलाउ कर दिया। बट डेफिनेटली एज अ किंग ज़ार के पास पुलिस पावर भी थी और आर्मी पावर भी थी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए पहले पार्लियामेंट को अलाउ किया जिसका नाम ड्यूमा था। बट जो पहली ड्यूमा बनी, जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ज़ार ने उसको डिसमिस कर दिया विद इन 75 डेज और फिर बोला कि दोबारा इलेक्शन करो फॉर सेकेंड ड्यूमा। सिमिलर सिनेरियो उस असेंबली के साथ भी हुआ और फिर से जब थर्ड टाइम ड्यूमा बनती है या थर्ड टाइम जो असेंबली बनती है वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन की बनती है जो कि ज़ार को फॉलो करना चाहते थे या ज़ार की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे या उनका साथ देते थे। तो एट दी एंड जो रूल था, जो पावर थी, वो ज़ार के कंट्रोल में ही रही। ये 1905 का एक रेवोल्यूशन था जिसके अंदर लोगों का आउटरीच भी दिखा और ज़ार की पावर भी दिखी, दोनों एक टाइम पे। बट हाँ, एक असेंबली बनने की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। फिर टाइम आता है 1905 के बाद हम सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि ज़ार के हाथ में थी, एक तरीके से कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के थ्रू बनी हुई थी, वो एक डिसेंट वर्क करने लगती है। लोग उससे भले ही सेटिस्फाइड नहीं होते बट हाँ, कहीं ना कहीं मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन उसके बाद इवेंट आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और इसके थ्रू एक रशिया में नई रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हैं। तो इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर सपोर्ट ग्रू थिन। इसका क्या रीज़न थे हम उसको डिस्कस करते हैं। बट पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो रशिया था उसके साथ जो उनके अलाइज थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान और रोमानिया। वेयरएस उनके खिलाफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और टर्की, मॉडर्न डे टर्की या ओटोमन अम्पायर थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेजर जो रीज़न था, जिसका बैकग्राउंड था, वो कॉलोनियलिज्म भी था। अपनी पावर को वर्ल्ड वाइड इस्टेब्लिश करना वो एक बहुत मेजर रीज़न था, भले ही और भी रीज़न थे। तो जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि पहले ज़ार को जो सपोर्ट था लोगों का वॉर के शुरुआत होते हुए, वो पहले काफ़ी अच्छा था बट बाद में कम होता गया। लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स भी राइज हुए। बट रशिया की जो आर्मी थी वो बहुत बुरी तरह हारी जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से, क्योंकि डिफरेंट फ्रंट्स पे वॉर होती थी। तो किसी फ्रंट पे कोई पार जीतती थी, जैसे मान लो एक फ्रंट पे ब्रिटेन जीत रही है तो दूसरे फ्रंट पे रशिया हार रहा था। तो ऐसे सिनेरियोस पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान देखे गए, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो वहाँ की इंडस्ट्री थी उसको बहुत मेजर लॉसेस देखने पड़े। लेबर की सबसे मेन बात, जब वॉर होती है तो जो भी हेल्दी पर्सन होते थे उनको वॉर में एज एन आर्मी पर्सन भेजा जाता था वॉर लड़ने के लिए। तो जो वर्कर्स होते थे, काम करने वाले लोग होते थे, उनकी शॉर्टेज हो जाती थी। तो इस मैप के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ब्राउन वाला पोर्शन है देवर सेंट्रल पार्ट्स, जैसे कि जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, नीचे इटली, वेयरस यहाँ पे रशिया, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ थी जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसके बाद 1916 में 1914 से लेकर 1918 तक की वॉर में 2 साल हो चुके थे एंड ऑब्वियसली वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज तो रहेगी, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत मेजर इम्पैक्ट था। बट रशिया को चलाने वाली बहुत एक मेजर इंडस्ट्री होती थी जो लोगों को कनेक्ट करती थी, दैट वाज रेलवे। और उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट देखा जाने लगा क्योंकि लोगों की डेथ होने लगी। 2 साल से लोग वॉर में थे। जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी, बिजनेसेस थे, वो भी शट डाउन होने लगे। और जब वॉर होती है तो हर वॉर के केस में ये देखा जाता है कि जो फूड प्राइसेस होते हैं
क्योंकि आर्मी है, आर्मी लड़ रही है, तो उन तक फूड पहुंचाना होता था, तो फूड प्राइसेस भी काफ़ी राइज हो जाते थे, ग्रेन्स के, ब्रेड के। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक लोगों के अंदर आउटरीच डेवलप होना शुरू होता है, जिसको एक रेवोल्यूशन की शेप दे दी जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि 1916 तक इतनी बुरी हालत के बाद और वॉर में काफ़ी फ्रंट्स पे हार होने के बाद लोगों का जो आउटरीच होता है वो एक रेवोल्यूशन की शेप लेता है, जिसको द फरवरी रेवोल्यूशन बोलते हैं इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड इज सेंट पीटर्सबर्ग मॉडर्न डे में, ये वही जगह है, सिटी है, टाउन है। इन विंटर ऑफ 1917 जो पेट्रोग्राड था वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, वॉज इन ग्रिम, शॉर्टेज ऑफ फूड, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमने ये भी देखा था कि वर्कर्स की शॉर्टेज की वजह से इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही थी, तो एक फैक्ट्री पे ताला लगता है ऑन 22 ऑफ फेब। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए इन सिंपैथी वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइंट दी प्रोटेस्ट। जो बाकी फैक्ट्रीज के वर्कर्स थे वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं, इन स्ट्राइक्स को ज्वाइन करते हैं, और साथ ही साथ वुमेन्स भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन स्ट्राइक्स में। और वो पार्टिसिपेशन इतना अच्छा माना जाता है कि आज भी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस स्ट्राइक को ध्यान में रखते हुए, उस डेट के अकॉर्डिंग। बाद में भले ही डेट चेंज हो गई थी, आज 8 मार्च को वुमेन्स डे मानते हैं। डैट इज़ ड्यू टू जॉर्जियन कैलेंडर जो बाद में ऐड हुए थे, जिसमें 13 डेज ऐड हुए थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उस टाइम के जो इवेंट्स होते हैं एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्राइक को देखते हुए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया वहाँ पे, और पुलिस को बोला कि कीप एन आई ऑन देम, स्ट्राइक के ऊपर ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ जो वहाँ पे ड्यूमा थी, जो वहाँ पे असेंबली थी, उसको सस्पेंड कर दिया, जो ज़ार निकोलस थे उस टाइम पे। बट स्ट्राइक का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ऑन 27 फरवरी, और जो पुलिस स्टेशंस थे, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, उनको लूट लिया जाता है, जो वर्कर्स होते थे, जो प्रोटेस्टर्स होते थे उस टाइम पे। और बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और द काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। दिस वॉज कॉल्ड द पेट्रोग्राड सोवियत। तो जो 27 फेब की जो बात होती है, जब पुलिस स्टेशन को लूटा जाता है, हेडक्वार्टर्स को, तो जो वहाँ पे वर्कर्स होते थे, जो स्ट्राइक करने वाले प्रोटेस्टर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, वो एक सोवियत की फॉर्म करते हैं, एक काउंसिल फॉर्म करते हैं उसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठती थी, जो ड्यूमा होती थी वहाँ पे बैठती थी। और इस सोवियत को बोलते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। इस काउंसिल का नाम रखते हैं पेट्रोग्राड काउंसिल। और इसी का एक डेलीगेशन जाता है जो कि उस टाइम के किंग ज़ार से मिलता है और उनको ये बोलता है कि आप अपना स्थान खाली कर दो, एज अ किंग आप वहाँ से हट जाओ। और ये चीज़ ध्यान रखते हुए ऑन 2 मार्च ज़ार एज एन किंग अपने आप को वहाँ से हटा देता है। और जो सोवियत लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, जो पुराने ड्यूमास के लीडर्स थे, वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं टू रन द कंट्री। मतलब कि जो बाद में सोवियत लीडर्स बने और जो पुराने वाले ड्यूमा के लीडर थे जिनको ज़ार ने पहले हटा दिया था, वो सारे मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं। अब ये जो पूरी रेवोल्यूशन थी, इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं एक बार उसको नज़र में डाल लेते हैं। Restrictions on public meeting and associations were removed.
जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, जिसमें सोवियत, जिसको पेट्रोग्राड सोवियत बोला जाता है, उस बनने के बाद जो पब्लिक मीटिंग की और एसोसिएशन की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव किया जाता है। छोटी छोटी काउंसिल्स हर जगह पे इस्टेब्लिश करी जाती है थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पे भी पॉपुलेशन थी। इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वेज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। और जो इंडिविजुअल थे, जो फैक्ट्रीज में जो काम करते थे, फैक्ट्री कमिटीज़ बना दी जाती है, जो कि जो इंडस्ट्रियल वेज थे, जो जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट काम करते थे या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में काम होता था, उनको हैंडल करने के लिए या उनको क्वेश्चंस करने के लिए ये कमेटीज़ फॉर्म करी जाती है। इसके साथ साथ सोल्जर्स की कमिटीज़ भी फॉर्म करी जाती है। बट ये देखा जाता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। तो ये जो बोल्शेविक इन्फ्लुएंस थी, जैसे कि जो हमने पहले डिस्कस करी थी, जो कि लेनिन जिसके लीडर होते थे, वो आइडियोलॉजी एक बार फिर से ग्रो करने लगती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो फैक्ट्री कमेटीज़ थी वो इंडस्ट्रियल वेज को, इंडस्ट्रियल के रन करने के तरीके को क्वेश्चन करने लगती है, तो उनके पास भी एक पावर होती है। और उस टाइम पे जो वर्कर्स के अंदर पावर आती है वो बोल्शेविक वेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, उस पर बिलीव करना थोड़ा शुरू करते हैं। देयरफॉर इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। डेफिनेटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी पावर अगर डिक्लाइन हो रही थी तो उसके खिलाफ कुछ मेजर्स लेने की बात होती है। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। बहुत जगह ऐसे अटेम्प्ट्स हुए थे कि वर्कर्स अपनी खुद की मर्जी से इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को हटा के एक रेवोल्यूशन करके खुद फैक्ट्रीज के लीडर्स बनते थे और उन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। Peasants and the socialist revolutionary leaders pressed for distribution of land। जो उस टाइम पे पीजेंट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उनकी डिमांड थी कि जो लैंड था, जो लैंड पहले पूरा जो रशिया के अंदर लैंड था, जो इसमें खेती होती थी और बाकी चीज़ें थी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लैंड लॉस एक तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए और इक्विटी के थ्रू उस लैंड को बराबर तरीके से बांटा जाए, जो कम्यून हो उसको भी ढंग से बांटा जाए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड एंड पीजेंट सीड्स लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर। बट जब ऐसा नहीं हुआ तो जो पीजेंट्स की और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के जो लीडर्स थे, उन्होंने लैंड कमिटीज़ को फॉर्म किया और जो पीजेंट्स थे उन्होंने, जो कि फेब में रेवोल्यूशन हुई थी उसके सिर्फ 4 महीने के बाद जुलाई 1917 से लेके सितंबर 1917 के दौरान जितना भी लैंड था उसको सीज करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि जो वर्कर्स थे अब वो दोबारा उठने लग गए। पहले वो रूलर्स के खिलाफ उठ रहे थे, अब वो एक नए रिफॉर्म के खिलाफ उठने लगे, स्पेशली द बोल्शेविक जो वर्कर्स थे जो उसको फॉलो करते थे। और इसी के बाद ये देखा जाता है कि अक्टूबर में फिर से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, जिसके थ्रू एक प्रॉपर सोशलिस्ट कल्चर को लाया जाता है, बॉलर या बोल्शेविक रूल्स को फॉलो करवाया जाता है, लाया जाता है, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डू टेल अबाउट हाउ यू लाइक दिस वीडियो और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो